नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र चौधरी और इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। जयपुर शहर के करणी विहार थाना इलाके में बीती रात को जागरण और खीर वितरण कार्यक्रम में चाकूबाजी होने का मामला सामने आया है। बीती रात को करणी विहार थाना इलाके की रजनी विहार में एक मंदिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से शरद पूर्णिमा का जागरण और खीर वितरण का कार्यक्रम चल रहा था। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने प्रोग्राम को लेकर आपत्ति जताई और कहासुनी होने के बाद अपने साथियों को बुलाकर चाकू से हमला कर दिया। हमले में करीब 10 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज जारी है। मामले की जानकारी मिलते ही डीसीपी वेस्ट अमित कुमार समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं बीजेपी विधायक, मंत्री और आरएसएस के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। इनका जो चाकू था बहुत लंबा थोड़ा होता धारदार। उससे तो इनकी क्या है कि इनके जो किडनी वगैरह, लिवर, ये डैमेज हो जाते हैं। तो लकीली इतना डीप नहीं जा सका और बहुत ही गंदा हादसा था कि आदमी चाकू लेके निर्दोष लोगों को, एक नहीं अनेक को जाके जो सामने आया उसको अटैक करता गया। तो ये तो बहुत ही अप्रिय घटना और बहुत दुखद घटना हुई है। और हमें पुलिस ने पूरा एक्शन ले लिया है। मैंने सुना एक उनमें से फरार है। हॉस्पिटल वाले जो है, मैंने सबसे इनसे पूछा कि उपचार सही हो रहा है, वेल लुक आफ्टर कर रहे हैं और आशा है कि अगले 24 और 48 घंटे के बीच में करीब सब लोगों को घर भेज दिया जाए। जिस प्रकार से रात को धारदार हथियार से, जैसा बताया कि हाथ में कुछ नुकीली चीजें पहन के आया था नसीब नाम का व्यक्ति, उसके पिताजी और एक महिला है जो वीडियो में आ रही है, उनके पास में भाला है, वो भाले पे आगे नुकीला कुछ लगा है। वो तीनों आकर जो हरकत किए हैं। मैं रात्रि को हरियाणा से आ रहा था तो मुझे मार्ग में ये सूचना मिलते के साथ में मैंने यहाँ पहले अपने कार्यकर्ताओं को फोन किया तो वो यहाँ ले आए थे। उनका इलाज प्रारंभ हो गया था। अभी जिनके साथ दुर्घटना घटी उन्होंने बताया है कि हमारा बहुत अच्छा समय पर इलाज हुआ और हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमारे को अच्छी देखभाल की गई। तो ये धन्यवाद दिया, जैसा अभी मंत्री जी ने बताया, ये मैंने भी पूछा था। तो करणी विहार इलाके में चाकूबाजी की घटना का मामला सामने आया है और इस मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौर और विधायक आचार्य बाल मुकुंद ने भी घायलों की कुशलक्षेम पूछी है। तो आरएसएस के प्रोग्राम में चाकूबाजी की घटना हुई है और इस घटना में करीब 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और जहां पर इनका इलाज चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात निकलकर यही सामने आती है कि आरएसएस के कार्यक्रम में किसी साजिश के तहत ये हमला किया गया है। इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है और पूछताछ की जा रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से कई मंत्रियों ने भी इस घटना को लेकर खेद जताया है। वहीं अधिकारी भी पूछताछ में लगे हुए हैं और घायलों का इलाज अभी चल रहा है। तो करणी विहार इलाके में जो चाकूबाजी की घटना हुई है जागरण कार्यक्रम में, वो काफी दुखद है और इसको लेकर विधायक आचार्य बाल मुकुंद ने भी घायलों से उनकी जानकारी पूछी है, उनकी सेहत के बारे में पूछा है। वहीं कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने भी घटना को निंदापूर्ण बताया है। तो करणी विहार इलाके का पूरा मामला है जहां आरएसएस के कार्यक्रम में चाकूबाजी की घटना हुई है और इस चाकूबाजी की घटना को लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और जो घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आखिर क्या पूरा मामला था वो अभी बातें निकलकर सामने नहीं आई हैं। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और इलाके में अभी किस तरह के हालात हैं वो भी देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि पूरा मामला जो कार्यक्रम था, जागरण कार्यक्रम, वो आरएसएस के द्वारा करवाया जा रहा था, लेकिन उसमें किसी तरह की जो गतिविधियां हैं वो वहां पर होने लगी और चाकूबाजी की घटना सामने हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप सैनी, ये जो पूरी घटना हुई है आखिर क्या कारण बताए जा रहे हैं? ये जो आरएसएस का प्रोग्राम था, क्या किसी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है? कुलदीप, सुन पा रहे हैं?
लगता है कुलदीप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए कुलदीप हमारे साथ जुड़ेंगे और इस घटना को लेकर पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। जो घटना करनी बिहार इलाके में हुई है, आरएसएस के कार्यक्रम में ये घटना बताई जा रही है, जहां पर चाकूबाजी के दौरान 10 लोग घायल हो गए और उन 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उन लोगों का इलाज जारी है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, आखिर क्या है पूरा मामला? क्या किसी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है? देखिए, जो देर रात जो घटनाक्रम हुआ किसी साजिश के तहत है या फिर कोई विवाद वहां पर था, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी। और प्रशासन ने भी ये मांग की है कि किसी तरह की भ्रांतियां नहीं फैलाई जाए, क्योंकि जो नाम लिया जा रहा है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है अपने साथियों के साथ मिलकर, उसका नाम नसीम चौधरी बताया जा रहा है। और सिर्फ और कुछ जो लोग हैं वो सिर्फ नसीम उसका नाम चला रहे हैं उसके, इसलिए जो दो पक्षों का ये विवाद बताया जा रहा है वो दो पक्षों का नहीं है, एक ही पक्ष है जिसमें कुछ पुराने विवाद को लेकर ये झगड़ा हुआ था, जहां मंदिर परिसर में देर रात खीर वितरण का कार्यक्रम था और इसी दौरान खीर वितरण के बीच में वहां पर जो रात्रि जागरण का आयोजन किया गया था, उसमें ऑडियो को लेकर जहां पर साउंड तेज चल रहा था उसे लेकर पड़ोसियों ने ऐतराज जताया। और जब पिता और पुत्र दोनों नसीम वहां पर पहुंचे तो वहां पर जो आरएसएस का जो कार्यक्रम चल रहा था उन लोगों से उनकी किसी मामूली बहस हुई। बहस होते ही दोनों पिता और पुत्रों ने हाथापाई करना शुरू कर दिया और शायद ही जो पूरा घटनाक्रम है वो सोचा समझी साजिश के तहत किया गया, क्योंकि इतनी संख्या में जब आरएसएस के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, सीसीटीवी में जो देखने को मिला है कि मंदिर परिसर के अंदर तकरीबन 15 लोग बैठे थे और नसीम और उसका बेटा आकर वहां पर लोगों से चलिए कुलदीप, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में नगर निगम और जेडीए से प्रशासन शहरों के संघ अभियान के तहत जारी हुए फर्जी पट्टों की जांच अब राजस्थान सरकार एसीबी या एसओजी के माध्यम से करवाएगी। स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने इसके लिए निगम और जेडीए के अधिकारियों को फर्जी पट्टों की सूची बनाकर राज्य सरकार के पास भेजने के आदेश दिए हैं। इनमें अब तक आए मामलों के साथ ही पेंडिंग रह गए पट्टों में भी फर्जी पट्टे हैं, तो उसकी भी जानकारी देने को कहा गया है। मंत्री खर्रा जोधपुर से प्रशासन शहरों के संघ अभियान के तहत जारी हुए फर्जी पट्टों को लेकर गंभीर नजर आए। वे 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को जोधपुर पहुंचे। उन्होंने दोनों निगमों और जेडीए के अधिकारियों की बैठक की। बैठक के दौरान विधायकों और निगम आयुक्त ने फर्जी पट्टों के मामले में कहा कि पट्टों की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए। इस पर खर्रा ने फर्जी पट्टी की सूची बनाकर राज्य सरकार को भेजने के आदेश दिए हैं। माननीय विधायक हमें बीच में छोड़कर चले गए, इसलिए रिक्त हुई है। 6 सीटें विपक्ष की रिक्त हुई हैं। हम 7 सीटों पर पूरी ताकत के साथ उतरेंगे और हमारा प्रयास ये होगा कि हम 7 की 7 सीटें जीतें। देखिए, हर पार्टी अपना अपना नीति निर्धारण करने को स्वतंत्र है। सर, गठबंधन तो हरियाणा में भी हुआ था। जनता गठबंधन को किस रूप में लेती है सारा इस पर निर्भर। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जो कि 25 अक्टूबर तक चलेगी। उपचुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ टिकट के दावेदारों की जोर आजमाइश और भी तेज हो गई है। भाजपा सभी 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से फिलहाल स्थिति साफ नहीं है। हालांकि कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि वे सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। उधर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिन पार्टियों के साथ गठबंधन किया था, वे पार्टियां अब अलग से ताल ठोकने के मूड में हैं। अगर आरएलपी और बीएपी अपने स्तर पर चुनाव लड़ती है तो उपचुनाव में कांग्रेस का रिकॉर्ड खराब होना तय है। गठबंधन वाली पार्टी आरएलपी ने कांग्रेस से 2 सीटों की मांग की है। उदयपुर में आखिरकार 8 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले आदमखोर पैंथर का अंत हो गया है। पुलिस और वन कर्मियों ने आदमखोर को घेरकर उससे शूट कर दिया। मामले की सूचना मिलने के साथ ही वन विभाग और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वन विभाग अभी इस बात की पुष्टि करने में जुटा है
कि क्या मारा गया है पैंथर वही आदमखोर पैंथर है जिसने गोगुंदा इलाके में आतंक मचा रखा था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा ने बताया कि लंबे समय से पैंथर की तलाश की जा रही थी। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद यह पुष्टि की जाएगी यह आदमखोर पैंथर वही था। पैंथर को उदयपुर के मदार इलाके में गोली मारी गई। यह पैंथर पिछले 1 महीने में 10 लोगों की जान ले चुका था। पैंथर को गोली मारने की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली, उन्होंने राहत की सांस ली। सरकार पैंथर के हमले में घायलों को मुआवजा देने का विचार कर रही है। कोटपुतली के नारेड़ा कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस पर विशाल पंथ संचलन का आयोजन किया गया। पंथ संचलन नारेड़ा के विवेकानंद आदर्श विद्या मंदिर में शुरू होकर वापस विद्यालय में ही विसर्जित हुआ। विद्यालय के निदेशक रतनलाल सैनी ने बताया कि पथ संचलन का जगह जगह ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और कार्यक्रम को जिला प्रचारक कुलदीप ने संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता गांव के ही समाज सेवी मालू सिंह ने की। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन विप्र सेना के श्री माधोपुर विधानसभा अध्यक्ष मुकेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में मनाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्म दिवस गौशाला में गायों को चारा और गुड़ खिलाया, साथ ही लोगों को फल और दूध का वितरण किया गया। बता दें कि विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी के जन्मदिन के अवसर पर विधानसभा द्वारा विशेष कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री माधोपुर विधानसभा अध्यक्ष मुकेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर अजय मिश्रा, बजरंग दल जिला सह संयोजक रवि प्रजापत, प्रखंड संयोजक दीपेंद्र योगी, गोरक्षा दल के मनोज लोकनाथ का, अजय नागल का, विष्णु मिश्रा, महेंद्र मिश्रा समेत लाखों सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। लंदन में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा कि वे जिस तरह से राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, इससे निश्चित ही हम विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य की एक मजबूत नींव रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों का ही नतीजा है कि वे जितने भी देशों में जा रहे हैं, वहां राजस्थान में निवेश के लिए व्यवसायियों को अत्यधिक उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी उपस्थिति निवेशकों से आह्वान किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत और राजस्थान दुनिया का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र बनने को तैयार है। उन्होंने निवेशकों से ज्यादा निवेश करने की अपील करते हुए कहा कि वे भी राजस्थान आएं और राजस्थान की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बने। औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फलोदी जिले में उद्योग और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए गुरुवार को राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट का आयोजन प्रभारी मंत्री मदन दिलावर के मुख्य आतिथ्य में पगड़ी रिसोर्ट में हुआ। जिला मुख्यालय पर आयोजित इन्वेस्टर मीट में 138 से ज्यादा उद्यमियों ने 10,600 करोड़ के MOU किए। वहीं इस दौरान प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने जिला प्रशासन और उद्योग विभाग द्वारा लगाए गए प्रमुख उद्योगों की विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए कहा कि इन्वेस्टर समिट में संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने उद्यमियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उद्यमियों के निवेश को समृद्ध और सुरक्षित बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निवेशकों को राजस्थान में निवेश करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और विदेश दौरे करते हुए निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राजस्थान का फलोदी वालों का सौभाग्य है कि सूरज भगवान की आपके हमारे ऊपर असीम कृपा है और उसके कारण से प्रदेश से नहीं, देश से नहीं, विदेश से भी लोग भाग भाग कर यहाँ आ रहे हैं और एक विश्व पटल पर फलोदी का नाम हो गया है कि सबसे ज़्यादा कृपा सूरज भगवान की कहाँ है और वो स्थान है फलोदी, इसलिए उसकी कृपा है और फलोदी का नाम पूरे विश्व पटल पर सौर ऊर्जा के मामले में प्रथम है। इसलिए फलोदी के सब लोगों को और राजस्थान के लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
झालावाड़ शहर में राजपूत समाज द्वारा मिहिर भोज रैली निकाले जाने के ऐलान के चलते शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। शहर में तनाव के हालात बने हुए हैं, जिसके बाद पूरे जिले में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। राजपूत समाज को रैली निकालने के लिए प्रशासन ने अनुमति भी नहीं दी थी, लेकिन फिर भी राजपूत समाज ने ऐलान किया था कि वह रैली निकालेंगे। गौरतलब है कि राजपूत और गुर्जर समाज राज मिहिर भोज अपने अपने समुदाय को मानते हैं और इसको लेकर इतिहास में भी कई मतभेद हैं। किसी भी घटना को रोकने के लिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। वहीं बाहर से भी पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया है, जो स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। वास्तविक यात्रियों को बढ़ावा देने और टिकट उपलब्ध नहीं दिखने की बढ़ती प्रवृत्ति में कमी लाने के लिए भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि को 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दिया है, जो 11 नवंबर से प्रभावी होगा। बता दें कि वास्तविक रेल यात्रा की बेहतर जानकारी रेलवे और पहले से ज्यादा विशेष ट्रेनों की योजना बनाने में मददगार साबित होगी। इसमें यात्रा की तारीख शामिल नहीं है। रेल मंत्रालय ने वास्तविक यात्रियों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय यात्रियों द्वारा ट्रेन में बुकिंग के लिए अग्रिम आरक्षण अवधि यानी ARP में इस बदलाव की घोषणा की है। वहीं इस निर्णय से रेलवे बोर्ड को देश में रेल यात्रा की वास्तविक मांग की जानकारी में सुधार करने में मदद मिली। मौसमी बीमारियों को देखते हुए कोटपुतली ब्लॉक में फॉगिंग का काम शुरू किया गया है। इन दिनों मच्छरों के ज्यादा फैलने से डेंगू और मलेरिया के होने की संभावना बनी रहती है, जिसको लेकर मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी पूरण गुर्जर ने फॉगिंग का कार्य शुरू करवा दिया है। गुर्जर ने बताया कि गोपालपुरा, धानकुटी, ढाडी, कंजर बस्ती, चिमनपुरा सहित अनेक स्थानों पर फॉगिंग का काम करवाया जा रहा है। कोटपुतली के हाउसिंग बोर्ड स्थित डंपिंग यार्ड का मामला सामने आया है, जहां डंपिंग यार्ड में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात कारणों से आग भड़की, जिसके बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जो 25 अक्टूबर तक चलेगी। तारीख नजदीक आने के साथ टिकट के दावेदारों की जोर आजमाइश तेज हो गई है। भाजपा सभी 7 सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से फिलहाल स्थिति साफ नहीं है। हालांकि कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि वे सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। वहीं उधर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिन पार्टियों के साथ गठबंधन किया था, वे पार्टियां अब अलग से ताल ठोकने के मूड में हैं। ऐसे में अगर RLP और BJP अपने स्तर पर चुनाव लड़ती है, तो उपचुनाव में कांग्रेस का रिकॉर्ड खराब होना तय है। गठबंधन वाली पार्टी RLP ने कांग्रेस से 2 सीटों की मांग की है। BJP और कांग्रेस अपने अपने गणित के हिसाब से जोड़ गुड़ा बाकी कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर 7 सीटों पर दावेदार जयपुर से दिल्ली तक बड़े नेताओं पर टिकट के लिए डोरे डाल रहे हैं। बात की जाए BJP ग्राउंड लेवल पर अपना होमवर्क पहले ही पूरा कर चुकी है। अब हम लोग मैदान में उतर गए और जिस प्रकार से प्रक्रिया होती है, इसकी जो सर्वे वगैरह जन अपेक्षाओं के अनुरूप उम्मीदवार हम उतरेंगे और हम सभी चुनाव जीतेंगे। होमवर्क हमारा तो बहुत पहले से चल रहा है। हमारा देखिए संगठन मजबूत है। हमारा संगठन चाहे बूथ से लेकर के और जिला लेवल तक हम सतत प्रयत्नशील रहते हैं। नियमित रूप से समीक्षा भी होती है। संगठन को सुदृढ़ करने के लिए हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और जनसंपर्क हमारा पर्याप्त हुआ है। और हमारा सदस्यता अभियान भी चला, उसमें भी हमने और बहुत अच्छे सदस्य बनाए हैं। वो सब सदस्य भी हमारे कार्यकर्ता बनकर के काम करेंगे और निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और नेता प्रतिपक्ष जूली साहब, दोतासा जी सब मिलकर लगे हुए हैं। हम सब साथ दे रहे हैं उनका। आज ही मैंने बात की सबसे। सभी
क्षेत्र में जहाँ आम चुनाव हो रहे हैं, बाई इलेक्शन हो रहे हैं, मैंने खुद ने बात की सबसे, और सबको ये कहा भी कि आप सब मिलके एकजुट होकर चुनाव लड़ो और जीत के आना, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। बानसूर विधानसभा की ग्राम पंचायत खोरी में आज इंद्राड़ा बस स्टैंड से फूटा जोड़ा तक सड़क मार्ग बनवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने युवा नेता राकेश दायमा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर सड़क बनवाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि देश आजाद होने के बाद से अभी तक यह सड़क मार्ग नहीं बना है, जो कि जिला कोटपुतली बहरोड को जोड़ता है। यह सड़क मार्ग नहीं बनने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांवों को वाया बानसूर से 17 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करनी पड़ती है। बता दें कि कई दिनों से ग्रामीणों की मांग चली आ रही थी और इस सड़क को बनवाकर ग्रामीणों में राहत मिलेगी। ग्रामीण लगातार सड़क बनवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं इस दौरान खोरी गांव के पूर्व संपर्क रामजी लाल यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और युवा मौजूद रहे। जो इंद्राड़ा बस स्टैंड है, वहां से खोरी बस स्टैंड से एक सड़क जाती है जो बास में फुटा जोड़ा जाती है, बांसदयाल, जो खोरी को, इंद्राड़ा को, बासना को, चतरपा को, आडी गली को, मैं ये मानता हूँ सब नारायणपुर साइड से इस कोटपुतली हमारा जिला हेडक्वार्टर बन गया, तो ये सभी ग्राम पंचायत के लोगों के लिए सुविधाजनक रास्ता है, क्योंकि इधर से जाते हैं तो 10-12 किलोमीटर कोटपुतली पड़ता है, उधर से 30 किलोमीटर पड़ता है। इसलिए हमारे क्षेत्र के सभी लोगों की मांग थी कि हमारी सड़कें बने। हमने एक सांकेतिक रूप से आज प्रदर्शन किया, प्रशासन से आह्वान किया है, निवेदन किया है कि हमारी सड़क बने। इसलिए हम सब ग्रामवासियों की समस्या ग्रामवासियों की यह है कि हमारे यहाँ बहुत परेशान है और फूटा जोड़ा से और इंद्राड़ा स्टैंड तक हम रोड चाहते हैं। इस रोड को कंप्लीट करने के लिए हमने बहुत प्रयास किए थे, परंतु आज तक नहीं हुआ। आज हम ये चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत 6-7 ग्राम पंचायतें इससे जुड़ती हैं। इधर से 13 किलोमीटर पड़ता है कोटपुतली और इधर से 30 किलोमीटर पड़ती है। तो हम ये चाहते हैं इधर से भी 28-29 किलोमीटर पड़ती है। नारायणपुर ज्ञानपुरा जाते हैं, ज्ञानपुरा से यहाँ जोड़ते हैं, तो सभी ही हाईवे को जोड़ते हुए हमारी ये सड़क बननी चाहिए। और हम ये चाहते हैं, और हमारा समर्थन मूल्य की दुकान जो यहाँ फूटा जोड़ा चलती है, उसमें हम पैदल जा करके और वहाँ काम करते हैं, नहीं तो कोई साधन जाता है, किसी साधन में भी ले जाते हैं, तो बहुत परेशानी का सामना। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर बारा दौरे पर हैं। बारा पहुंचने पर बीजेपी नेता आनंद गर्ग के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। दौरे के दौरान उन्होंने शिक्षकों के पहनावे वाले बयान का विरोध करने वालों को बेवकूफ करार दिया है। वो शिक्षक बेवकूफ हैं जो मैंने कहा उसके विरोध में बोल रहे हैं। मैंने ये कहा था कि जो विद्यार्थी है वो आधा समय अपने अभिभावक माँ बाप के पास रहता है, आधा समय विद्यालय में रहता है। तो माँ बाप को और गुरुजनों को ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसी हमारी दृष्टि है। इससे बच्चे सीखते हैं, संस्कार दोनों जगह से पाते हैं। यदि अध्यापक गलत काम करेगा तो बच्चे भी गलत काम की ओर बढ़ेंगे। इसलिए कई बार मैंने कहा जो शिक्षिकाएं हैं पूरे कपड़े जो हमारा परिवेश है और जिस परिवेश में हम रहते हैं उस प्रकार के कपड़े नहीं पहनने आने से बच्चों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। रायसिंह नगर के वन विभाग के अधिकारियों ने अवैध परिवहन की जा रही लकड़ी को जब्त किया है। उप वन संरक्षक श्री गंगानगर दिलीप सिंह राठौर के निर्देश पर वन विभाग के अधिकारियों ने अवैध परिवहन की जा रही करीब 150 क्विंटल लकड़ी और 3 ट्रैक्टर ट्रॉला जब्त किए हैं। क्षेत्रीय वन अधिकारी अशोक सिंह शेखावत ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध राजस्थान वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान गश्ती दल के प्रभारी रण सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। पुलिस ने सटोरियों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने माइनर एक्ट के तहत कस्बा बगड़ी में सार्वजनिक स्थान पर रुपये पैसों का दाव लगाकर सट्टा खेलते हुए 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सटोरियों के कब्जे से 41,540 रुपये, जुआ राशि और 52 ताश पत्तों जब्त किए हैं। बरौनी थाना अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने जानकारी दी।
राजस्थान की सांगानेरी प्रिंट पारंपरिक हेड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक है। ये तकनीक सांगानेर गांव से शुरू हुई थी। अगर डिजाइन की बात करें तो इस प्रिंटिंग में रंग बिरंगे डिजाइन होते हैं। इनमें फूल, ज्यामितीय पैटर्न और प्रकृति से प्रेरित थीम होती हैं। त्योहार के मौसम में हेड ब्लॉक प्रिंटिंग की भारी मांग है, लिहाजा जयपुर में कारीगर बड़े जतन से इन्हें तैयार कर रहे हैं। माना जाता है कि सांगानेरी प्रिंट 16वीं सदी से शुरू हुई थी। इसमें सब्जियों और फलों से निकाले गए प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है। सांगानेरी प्रिंट वाले कपड़ों के रंग खराब नहीं होते। उनकी यही खासियत खरीदारों को लुभाती है। पेचीदे डिजाइनों के लिए मशहूर प्रिंट की विरासत 500 साल से ज्यादा पुरानी है। ये अमूमन सफेद और ऑफ व्हाइट कपड़ों पर बनाए जाते हैं। बयाना और रूपवास क्षेत्र में होकर बहने वाली गंभीर नदी में गुरुवार को डूबकर लापता हुए युवक का शव आज करीब 24 घंटे बाद सेवला हेड के पास नदी में मिला, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। घर से मजदूरी करने निकला था और उसके बाद वह रास्ते में लापता हो गया। इस युवक की ग्रामीणों और परिजनों की ओर से काफी तलाश की गई, जिसके बाद आज मौके पर पुलिस और SDRF ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर नदी से शव को बरामद किया। दौसा के सिकरा क्षेत्र में जमकर अवैध खनन हो रहा है। यह खनन फॉरेस्ट विभाग और स्थानीय पुलिस प्रशासन की आंखों के सामने हो रहा है। प्रशासन की मिलीभगत पुलिस थानों के आगे लगे CCTV कैमरे कैद हैं, जिससे पता चलता है कि खनन माफियाओं के ऊपर प्रशासन की जमकर मेहरबान है। सूचना के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसे में DFO की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। बूंदी जिले के तलवास गांव के गुरुकुल में 2 अक्टूबर की रात को हुई आगजनी की घटना उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से आज सांगोद में प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि तलवास गांव के गुरुकुल में 2 अक्टूबर की रात को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कमरे में आग लगा दी गई। जिस कमरे में आग लगाई गई उसमें 10 बच्चे सो रहे थे, जिसमें से गंभीर रूप से झुलसे 3 में से 2 बच्चों की उपचार के दौरान मौत हो गई। इतनी गंभीर घटना होने के बाद भी पुलिस अभी मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। श्री माधोपुर में बाइक और बाइक रिक्शा में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। बाइक रिक्शा की ओर से रोड पर दूसरी साइड में घूमने पर हादसा हुआ। एम्बुलेंस ने सभी घायलों को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। श्री माधोपुर भिड़ंत में एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायलों में गंभीर घायल नानू राम को जयपुर रेफर किया। बाकी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती किया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।